Well friends, my name is Arshit Dwivedi and I welcome you back to my video lectures. Now in today's video lecture we will talk about coordinate geometry. Friends, there is a small news. This was the original name of my blog gs-india.blogspot.in. I have permanently changed it to www.padmad.org, padmad.org. You can also write this URL in the URL bar, or you can also write this address in the URL bar. If you are going to write gs-india.blogspot.in, it will be automatically redirect to you to www.padmad.org. Okay friends, so this is my new URL. So friends, आज मैं अर्शित द्विवेदी आपको स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यार कि मेरा जो पुराना URL था, ब्लॉग का एड्रेस था, वो था gs-india.blogspot.in। उसको मैंने चेंज करके www.padmad.org कर दिया है, PADMAD। तो अगर आप ये भी डालेंगे gs-india.blogspot.in ही डालेंगे तो भी वो आपको इसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने उस पर डोमेन फॉरवर्डिंग लगा रखा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर की तरफ। तो जो पहली चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जब मैंने आपको नंबर लाइंस का नंबर्स में पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको हल्का फुल्का नंबर लाइन के बारे में दिया था और केवल एक लाइन ड्रॉ करके कुछ चीज़ें समझाई थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपके सामने पूरी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये एक्सिस आपके सामने कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाया था, तो उस ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपके सामने कुछ ऐसी ही एक्सिस बनाई थी, बट वहाँ पे उन एक्सिस पे मैंने एंगल्स को डिनोट किया था। π/2, पाई, 3π/2, 2π, यहाँ पे -π/2, -π, -3/2, -2π, ऊपर नीचे भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे -π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, और ऊपर +π/2, +π, +3π/2, +2π। तो वो क्या था, वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए था कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब इसका क्या यूजेज है, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं। अब जैसे कि ये एक प्लेन है, ये जो ब्लैक बोर्ड है ये एक तरीके का प्लेन है, ठीक है, और ये ये व्हाइट बोर्ड में ये एक प्लेन है, और इस प्लेन में अगर हम पूरी तरीके से किसी चीज़ को डिनोट करना चाहें तो हम उसको 2 डायमेंशंस में डिनोट कर सकते हैं। पहला डायमेंशन क्या है, पहला डायमेंशन तो इस बोर्ड का लेंथ हो गई। दूसरा डायमेंशन क्या है, दूसरा डायमेंशन इस बोर्ड की विड्थ हो गई। तो ये 2 डायमेंशन है इस व्हाइट बोर्ड प्लेन की, और इस प्लेन पे हम जो भी चीज़ डिनोट करेंगे वो केवल 2 डायमेंशन में हो सकती है। और अगर आप किसी एक रूम की बात करते हैं तो रूम में 3 डायमेंशन आ जाते हैं, या फिर नॉर्मली हम लोग 3 डायमेंशन से डील करते हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, एक होती है हाइट। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आपके सामने बना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पॉइंट्स को 2 डायमेंशन में डिनोट कर रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में चलेंगे जितना हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिलहाल अभी मैं आपके साथ 2 डायमेंशन में ही बात करूंगा। तो पहला डायमेंशन मैंने क्या किया है, ये जो नीचे लाइन ड्रॉ की इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है। एक्स लिखा है, दिस इज एक्स एक्सिस। ये वाई लिखा है, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट जो ऑरिजिन है, जिसको आप 0,0 कहेंगे, ऑरिजिन, दिस पॉइंट इज ऑरिजिन एंड दिस इज 0,0, इसको आप ऑरिजिन कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑरिजिन। अब ऑरिजिन किसी भी लाइन पे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, ऑरिजिन के राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज होंगी, प्लस वैल्यू होंगी। यहाँ +1, +2, +3, +4 लिखा हुआ है। और अगर इसी एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आप देखोगे, यानी ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पे, तो आपको -1, -2, -3, -4 लिखेगा। ठीक है, ये कंपैरेटिव है। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड तो 1, 2, 3, 4 ही होगा। बस यही बात है कि इस लाइन पे हम कहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी ऑरिजिन के ऊपर +1, +2, +3, +4 चल रहा है, और ऑरिजिन के नीचे -1, -2, -3, -4 चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपके क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भी आपके क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये जो इधर आपको दिख रहा है +1, +2, ये जो +x एक्सिस वाला पार्ट है, वही +y एक्सिस वाला पार्ट है, इसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y जो भी पॉइंट होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, so friends, till now what I have talked about,
I have talked that we are going to discuss the rectangular coordinate system, and in this rectangular coordinate system I will make all the discussions in 2 dimension. Okay, for example, this is a plain whiteboard, and in this plain whiteboard only 2 dimensions are there. First dimension is the length, the second dimension is the width. So here also in this figure only 2 dimensions I have shown. First is this x-axis, second is this y-axis. X-axis will denote the length, y-axis will denote the width here. Okay friends? Now in this, the intersection point of these 2 axes I have denoted as origin, which I terms at 0, 0. What is 0, 0? 0, 0 are the coordinates of this origin point. Okay friends? Now when we will move along the x-axis, on the right side of this origin we will find plus figures, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. On the left side, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Obviously on the y-axis, below the origin, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and above the origin, plus 1, plus 2, plus 3, and plus 4. Now friends, in the previous trigonometry video I have told you the same coordinate axes were there in front of you, but on these coordinate axes I have marked the angles, and I showed that this is 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. This I showed in the previous video, but in this video on these coordinate axes I have marked the exact value, because I am talking about rectangular coordinate axis and the coordinate x, y, so I will going to write it in abstract value 1, 2, 3, 4, not angles. Now look at the right side of the origin and look at the upper side of the origin. You will find the plus values. So the quadrant which is formed by the plus values of the x-axis and y-axis is the first quadrant. And in the first quadrant, any point x, y will have both the values positive. इस पहले quadrant में यार x, y या कोई भी point ले लें तो दोनों की value प्लस प्लस होगी. ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे 3,2. इसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ 3,2. तो 3,2 ये हो जाएगा x, y. अब यहाँ पे आ जाइए, इस x, y को ध्यान से देखिए. ठीक है, इसमें मैंने x के बगल में लिखा है एब्सिसा, ABSCISSA, और y के बगल में लिखा है कोऑर्डिनेट. तो जो x कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट को उसको आप बोलते हो एब्सिसा, जो y कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट को उसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट. तो फ्रेंड्स, any point denoted by x, y, the x point, the x part, the x coordinate is termed as abscissa and the y coordinate is termed as ordinate. These are 2 standard words and these can be in front of you in any question. So if words like this, abscissa or ordinate, are in your question, you should be knowing what is this abscissa and what is this ordinate. तो friends, इस abscissa ordinate का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशल इस्तेमाल नहीं है, बट अगर क्वेश्चन करते हो तो आपके सामने अगर ये 2 वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये वर्ड है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको x, y पता चल गया है. अब उसके आगे ये देखिए कि यार प्लस प्लस है. मैंने एक पॉइंट की बात की 3,2. ठीक है, तो अगर मैं 3,2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो देखने वाली बात ये है कि इस 3,2 को मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेट करने की कोशिश करता हूँ. तो 3 क्या है? x है. x क्या है? एब्सिसा है. एब्सिसा यानी x वाला क्वाड्रेंट, यानी ये पॉइंट हो गया, इसकी सीध में होगा. और दूसरा पॉइंट क्या है? y, जो कि क्या है? 2. तो 2 कौन सा है? y एक्सिस के ऊपर लॉग 2 ये होगा, तो यहाँ कहीं होगा. तो ऐसे आपने ज्वाइन किया, इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया, ये क्या हो जाएगा पॉइंट? ये पॉइंट हो जाएगा 3,2. So friends, in order to denote this point 3,2 in the first quadrant, what I have done that along this line I have seen plus 3. So plus 3 is here, and obviously that point will be on this line plus 3, and also y is equals to 2, that is ordinate is 2. So ordinate 2, that means y coordinate. So y coordinate is 2. So I draw a straight line from 2. I draw a straight line from 3, and it intersected at this point, and this point becomes the coordinates 3,2. So the coordinate of this point becomes 3,2. What I have done? Located the point 3, drawn a line perpendicular to 3, then located the point 2, drawn the line perpendicular to 2, and where these 2 lines intersect becomes 3,2. तो फ्रेंड्स, ये तरीका है किसी भी कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट करने का. ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में. ये पहला क्वाड्रेंट था जो प्लस प्लस से बन रहा है. अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसे कुछ x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की एक खास डेफिनेशन है जिसमें एब्सिसा आपका नेगेटिव होता है, यानी x नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है, यानी y पॉजिटिव होता है.
So friends, after the first quadrant we have got into second quadrant, and in the second quadrant there is a property. The property is something like this, that in the second quadrant the abscissa, that the x is negative and the ordinate, that is y is positive, that is the ordinate is positive. देख लेते हैं. मान लीजिए इसमें मैंने कोई पॉइंट मार्क किया है. कौन सा पॉइंट मार्क करता हूँ? मैं मार्क करता हूँ इसमें -1,2 करता हूँ. -1,2 करता हूँ. इस चीज को लोकेट करने की कोशिश करता हूँ. अब यार -1,2 आपको लोकेट करना है, तो ये इस -1 यानी कि ये 1 क्या है? -1 क्या है? x है, यानी कि abscissa है. तो ये -1 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसके ऊपर आप एक लाइन खींच देंगे. और सिमिलरली ऑर्डिनेट क्या है? 2. ठीक है, y. तो 2 कहाँ है? यहाँ आ रहा है, तो इसके ऊपर लाइन खींच देंगे. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1,2. ठीक है, तो ये -1,2 किस में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो फ्रेंड्स, in order to locate this -1,2 in the second quadrant, what I have done, this -1 is the abscissa, that is x-axis. On the x-axis I see -1 here, so I'm going to draw a line perpendicular to -1. Then this 2 is ordinate. This 2 ordinate will lie on the y-axis. So on the y-axis I founded the point 2 and draw a line perpendicular to 2, and these two lines intersected at this point, and this point becomes -1,2. So this is the method of locating -1,2 in the second quadrant. It is the same as first quadrant. The method is same. अब आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स. आगे आप खुद समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है कि यार ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. थर्ड क्वाड्रेंट में abscissa और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे. ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव जा रही है, y की वैल्यूज यानी ऑर्डिनेट की सारी वैल्यूज नेगेटिव जा रही हैं. उसी तरीके से abscissa की सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं. तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर्स आएंगे सारे माइनस के फॉर्म के होंगे. उसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी नंबर्स होंगे वो आपके कुछ, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, प्लस माइनस के फॉर्म के होंगे. क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि जो इधर x की पॉजिटिव साइड वाले वैल्यू लाई कर रही है, जो कि पॉजिटिव है, यानी abscissa की जितनी भी वैल्यूज है सब पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि ऑरिजिन के नीचे जो नंबर्स पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव पढ़ रहे हैं, यानी ऑर्डिनेट की जितनी भी वैल्यूज है वो नेगेटिव है. तो y के सामने आप क्या लिखोगे? नेगेटिव है. यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा. दैट इज abscissa पॉजिटिव हो जाएगा और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, after looking at first quadrant and second quadrant, we can sum up our values for the third quadrant and fourth quadrant. How we can do that? You can see here in the third quadrant, all the negative y values, that are all the negative ordinate values, and all the negative x values, that is all the negative abscissa values are there. So obviously it will become minus, that is the value of x. Abscissa will also become minus. The value of y, ordinate, will also become minus. So it will become minus xy. That means this is third quadrant. And similarly, in this quadrant, that is the fourth quadrant, you can see that it is formed by the positive x-axis, that is all the abscissa values, that is x values will be positive, and it is formed by the negative y-axis, that is all the ordinate values will be negative. So abscissa, that is x, will be positive, and ordinate, that is y, will be negative, that is plus minus will be there. So this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay friends, so this was the theory of rectangular coordinate axis. This is the basic theory. तो ये जो अभी तक मैंने आपको फ्रेंड्स बताया, बहुत ही बेसिक थ्योरी है. इसका अभी तक तो खैर खास कोई बहुत इस्तेमाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा आपको. फिर भी मैंने एक बार आपके लिए डिस्कस कर लिया. मेन चीज़ abscissa का ऑर्डिनेट को याद रखिएगा. ठीक है, अब मैं चलता हूँ मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ. आप इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, ये जो पहला दिखाया आपको, पहला फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ. डिस्टेंस फार्मूला मैंने पहले लिख रखा है. क्या है डिस्टेंस फार्मूला? दो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिखाए, x1 y1, x2 y2. ठीक है, और अगर मुझे इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ विद इन ब्रैकेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फार्मूला का ये है डिस्टेंस फार्मूला. दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला. किसके बीच? दो कोऑर्डिनेट्स के बीच. कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स? x1 y1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 एक कोऑर्डिनेट हो गया. ठीक है, आसान है. इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं.
पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आपके इस ब्लॉक पेज में मेरे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए वहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे 3,4 8,-6, इसके बीच में डिस्टेंस निकालो। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर दीजिए। मैं आपको एक्सिस पे कोऑर्डिनेट करके ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ करी है, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 3,4 दोनों एक्स वाई दोनों एब्ससेसिव कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3 है +3, मान लीजिए +4 है, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। 3,4 एक पॉइंट हो गया, और 8,-6 ड्रॉ करना, यानी ये प्लस ये नेगेटिव, यानी कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे +8 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू पे मत जाइए यार, ये तो मैं नॉर्मली प्लॉट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, -6 है, तो ये -6 क्या है, ऑर्डिनेट है, तो मान लीजिए यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस जगह हो गया 8,-6। तो अब आप इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 3,4 है, ये 8,-6 है, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। इसको आप x1, y1 मान लीजिए, इसको आप x2, y2 मान लीजिए, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूँगा तो कुछ क्या ऐसा बन जाएगा, 3 - 8 का होल स्क्वायर +4 माइनस और -6 का होल स्क्वायर, जो कि बनेगा आपका -5 का होल स्क्वायर +10, माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 बन जाएगा, 4 + 6 होल स्क्वायर जो हो जाएगा 25 + 100 √125, ये ±5 हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली जो डिस्टेंस, सॉरी ±5 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ±5√5। लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +5√5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5√5। ठीक है फ्रेंड्स, आप मैं जानता हूँ कि ये सब आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लेमैन है, ठीक है। जो जिन लोगों को ये बहुत आसान लग रहा है वो भी थोड़ा पेशेंस रखें, अभी आगे बहुत मुश्किल चीज़ें भी आएंगी, तब दिमाग चलाइएगा। जिनका बहुत बेसिक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अभी देख लें इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस फार्मूला विद यू। व्हाट डज द डिस्टेंस फार्मूला सेज? डिस्टेंस फार्मूला सेज दैट इफ देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स, the first coordinate is x1 y1 and the second coordinate is x2 y2, and if we are going to find out the distance between x1 y1 and x2 y2, the distance formula becomes something like this: under root of, within one bracket, x1 plus x1 minus x2 to the whole square plus y1 minus y2 to the whole square. This becomes the formula. Now the question that was given to me, that two coordinates have been given to me. The first coordinate is 3,4, the second coordinate is 8,-6. So if I need to find out the distance between these two coordinates, I have explained this thing to you using this coordinate axis. I drew this coordinate axis, then I told you that +3 +4, this means both the abscessica and ordinate are positive, so it is going to lie in the first quadrant. So I suppose that this point is +3 and this point is +4. This +3 on x-axis, that is, it is abscessica. This +4 on y-axis, that is ordinate, and this becomes +3, +4. Why? Because if you are going to draw a parallel line, the intersection point will be 3, 4. Then the next thing is that I needed to find out this point +8, -6. Now +8, -6, abscessica is positive and ordinate is negative, so it is going to lie in the fourth quadrant. Why it is going to lie in the fourth quadrant? Because fourth quadrant is formed by the combination of all plus x values, that is abscessica values, and all negative y values, that is the negative ordinate values. So this becomes the fourth quadrant. So I suppose that on this line this is +8, obviously this is +3, and I am marking it this is +8. Just please don't go by the distance, I am just taking an assumption. So this becomes +8 and this becomes -6. So -6, that is in the negative direction, so I suppose this was -6. So I drew this line, perpendicular line, I drew a perpendicular line here. It intersected at this point, so I marked this point as +8, -6. Now I suppose that this x1 y1 is 3, 4, and this x2 y2 is 8, -6, and then I applied this formula, under root of x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. After that, applying this formula, I wrote the formula something like this: 3 - 8 whole square plus of 4 of minus of -6 to the whole square. The 4 of -6 becomes 10, 10 square, plus of -5 whole square, it becomes under root of 125, which gives us the value as ±5√5. But we know that the magnitude of a line cannot be negative, so the answer is +5√5. Answer is 5√5.
Okay friends, so I have discussed the distance formula with you. It is a very easy thing, I know, and some of you would be finding it boring. Coming on to our next formula, this will be a bit interesting. I also know that most of you would be knowing this also, but still, as a revision you can see. So friends, अब अगला जो हम बात करेंगे वो है यार सेक्शन फार्मूला है, इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो, तो इसको पता भी है उसके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ दोनों में. कैट पे तो डायरेक्ट नहीं आते, पर एप्लीकेशन में तो यूजफुल होगा ही. तो सेक्शन फार्मूला क्या बताता है यार? सेक्शन फार्मूला ये बताता है कि मान लीजिए ऐसे ही कोई दो पॉइंट्स हैं आपके पास x1 y1 और x2 y2, और उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आपने एक लाइन बना दी. तो जब आप उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो अगर उस लाइन के बीच में आपको कोई एक पॉइंट चाहिए, मान लीजिए वो पॉइंट x, y है, ठीक है, और वो जो पॉइंट है x, y उस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस x और y की वैल्यू क्या होगी m और n के टर्म्स. ये थ्योरी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 points x1 y1 and x2 y2 on a rectangular coordinate system, and if we formed a line by joining these 2 points x1 y1 and x2 y2. Now there is a point x, y on this line which divides this line in the ratio of m/n. So I have to find out the value of x and y in terms of x1 y1, x2 y2 and m and n. तो ये लिखा है, if any point x y divides the line joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m/n internally. अच्छा, यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं एक तो इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है. तो पहले हम इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे. पहले में फॉर्मूला क्या है? x = m of x2 प्लस n of x1 अपॉन m+1, और दूसरा क्या है? y = m of y2 प्लस n of y1 अपॉन m+1. दूसरा जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ये m/n, तब फॉर्मूला क्या होगा? x = mx2 minus nx1 अपॉन m-1, y = my2 minus n/1 यानी अपॉन m-1. अब ये इंटरनली डिवाइड करना और एक्सटर्नली डिवाइड करना, इसमें क्या फर्क है? मान लीजिए आप इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x1 y1 एक पॉइंट मानिए, x2 y2 एक पॉइंट मानिए, और मान लीजिए ये लाइन है और ये जो कोई पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, इसको x, y. रेशियो क्या बन रहा है? m/n. तो इस x y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, और y की क्या निकलेगी? my2 प्लस ny1 अपॉन m+1. ठीक है. तो फ्रेंड्स, this I am discussing about internal division, when this point is dividing internally. This is point x1 y1, this is point x2 y2, this is the line, and suppose between division, internal division, so between these 2 points the division is there. So suppose this point is x, y, and this divides the line into m/n. So then the coordinates of x and y will be so when internal division was there, that is division inside this line, then the coordinate of this point x becomes mx2 plus nx1 upon m+1, and the coordinate of this y becomes my2 plus ny1 upon m+1. This becomes the value of x and y. I know the value of m and x1 y1 x2 y2. That is, I am going to express the value of x and y in terms of x1 y1, x2 y2 and m and n. Okay friends, अब अगला क्या है यार? अगला ये है कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? मान लीजिए दो पॉइंट्स, इसको आपने x1 y1 मान लिया और इसको आपने x2 y2 मान लिया. ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. ठीक है. अब यार एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होगा कि यार बीच में डिवाइड नहीं कर रहा है, कहीं बाहर डिवाइड कर रहा है. तो बाहर कहाँ डिवाइड करना है? मान लीजिए यहाँ डिवाइड करना है. आपने इस x1 y1 और x2 y2 वाले पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, और इस पॉइंट को आपने बोल दिया x, y. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो ओरिजिनल लाइन थी, जो x1 y1 और x2 y2 को कनेक्ट कर रही है, इसको आपने एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके एक पॉइंट तक लेगा, ये x, y हो गया. तो आप कह सकते हो कि जो x, y है, ये इस ओरिजिनल लाइन का एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इसे. यानी x, y जो पॉइंट है, ये कनेक्टिंग लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी बाहर एक्सटेंड करने के बाद डिवाइड कर रहा है. तो अब अगर एक्सटेंड करने के बाद डिवाइड कर रहा है और रेशियो m/n बोल रहे हैं, तो m क्या होगा? n क्या होगा? फिर m हो जाएगा आपका ये m,
यानी पहला पॉइंट x1 y1 और xy के बीच की डिस्टेंस और x2 y2 और xy के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट और xy यानी कि वो पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस को m मान लेंगे प्रोपोर्शन में, और दूसरा पॉइंट x2 y2 और xy के बीच की डिस्टेंस को आप n मान लो, ठीक है। तो अब ये m हो गया, ये n हो गया। जब ऐसा होगा तब जो आपका x और y का जो बनेगा फॉर्म, फिर इस x की वैल्यू हो जाएगी m of x2 माइनस n of x1, अच्छा माइनस n of अपॉन m माइनस 1, ठीक है। और फिर इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी m of y2 माइनस n of y1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, इसको एक्सटर्नल में लिख दे रहा हूँ एक्सटर्नली, ठीक है। ये इंटरनली है, ये एक्सटर्नली। So friends, I told you what is internally bisecting. Externally bisecting the case will be something like this. That suppose these are the 2 points. First point is x1 y1, and the second point is x2 y2. Now, when when the line connecting these two lines is externally divided, so what I am going to do? I am going to extend this line. I have extended the line joining x1 y1 and x2 y2, and after extending it, there is one point here x comma y. Now, if I assume this point x comma y to be the external divider of this line, then and the dividing ratio is m is to n, then what is the value of m? The m proportion will denote the distance between the first point x1 y1 and x comma y, and n proportion will denote the distance between this point x2 y2, that is the second point, and the point that is dividing the line, that is x comma y. So it is something like this. Please listen at the order. The order is if any point x comma y divides the line joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n. M is to n. That means m is the proportion of that point from this point x1 y1, and n is the proportion of that point from x2 y2. That is, you can also write that joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n respectively. This respectively has a big meaning. Okay, this respectively will denote that this m proportion is the distance between this point and the first point, and n is the proportion of distance between the second point and the dividing point. Okay friends, and the formula becomes something like this. X will be equals to mx2 minus mx1 upon m minus 1, and y becomes equals to my2 minus my1 upon m minus 1. Okay friends, now we need to do a question on this thing. अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये चीज जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक पूरी नहीं होगी। इसमें क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शीट में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 2 and 1, -3 in the ratio 1:2 both internally and externally. इंटरनली भी पता करना है, एक्सटर्नली पता करना है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स बोल रहा है? एक तो पॉइंट बोल रहा है 5, 2, एक पॉइंट बोल रहा है 1, -3, और इंटरनली भी देखना है डिवाइड किस रेशियो में करना है, 1:2। तो अब इसको हम लोग डिटेल में फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। हमारे सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, दैट दीज आर द 2 points 5, 2 and 1, -3, and there is a point and a point. 2 points are dividing this line into 1:2 ratio. First case it is dividing internally, second case it is dividing externally. Okay, so first we are going to see internal division. So in the case of internal division, suppose this is the coordinate axis. So this becomes first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ये coordinate axis मैंने मानी, ये first quadrant है, second quadrant है, third quadrant है, fourth quadrant. Obviously ये +5 +2 है, तो ये इस quadrant को लाई करेगा। मान लेते हैं ये +5 है और यहाँ पे कहीं पे +2 है, तो ये बन गया 5, ये एक पॉइंट बन गया। इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, आसानी होगी। और एक पॉइंट है 1, -3, ये +1, -3 है यार। आप समझ सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यार अब +1 ये मान लो और -3 यहाँ कहीं मान लो, तो इस पॉइंट को ले लो। क्या लिख लो? +1, -3। तो अब आप इस पॉइंट को जोड़ दो।
ठीक है, ये पॉइंट हमने जोड़ा है, ठीक है। अब पता करना है कि यार ये पॉइंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने इतनी डिस्टेंस को +1 माना है, तो ऑब्वियस बात है +2 को इतना तो मानना ही पड़ेगा। तो अब इसको हम कर दे रहे हैं 5, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये 5,2 हो गया, +1 -3 हो गया। अब ये जो लाइन है, इसको कोई एक पॉइंट है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। उस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले को देखिए। इस फॉर्मूले में अब ये क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, from the point which divides line formed by joining the points 5,2 -1,3 in the ratio 1:2 respectively, ठीक है, 1:2 respectively, just look at the point respectively, ठीक है। तो जब आप respectively देखेंगे, मतलब इस जगह से अगर मान लीजिए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस 2 हो जाएगी, 1:2 का रेशियो, क्योंकि जो पॉइंट है 1:2 इसको बांट रहा है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट इससे 1 प्रोपोर्शन की दूरी पे होगा और वही पॉइंट दूसरे से 2 प्रोपोर्शन की दूरी पे होगा, ठीक है यार। तो अब आते हैं फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x1 y1 आपके समझ में आ रहा है, 5:2 है, x2 y2 आपको समझ में आ रहा है, 1, -3 है, और ये आपको समझ में आ रहा है m, n, ठीक है। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला के सामने लिखा हुआ है x = mx2 + nx1 / m+1। इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। mx2, m क्या है, ये है, x2 क्या है, ये m1 है, x2 ये, तो 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस nx1, n क्या है, 2 है, x क्या है, 10 है, ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि n 2 है और x1 5 है, तो nx1 हो रहा है, nx1 तो 10 हो जाएगा अपॉन m+1, तो m+n कितना है, 1 + 2, क्या बन गया, ये 11/3 बन गया, ठीक है। पहला बन गया आपका 11/3। दूसरा क्या है, y निकालना है, y के लिए फॉर्मूला देखिए, m/2, m क्या है, 1 है, y2 क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस ऑफ n/y1, तो n क्या है, 2 है, y1 क्या है, 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय m+2 हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1/3। तो x क्या हो गया 11/3, y क्या हो गया 1/3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 11/3, 1/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल आए, 11/3, 1/3। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि पहला पॉइंट वो निकालना था जो इस लाइन को इंटरनली 1:2 के रेशियो में बांट रहा, तो वो कौन सा पॉइंट निकला, 11,3, 1,3। So friends, what I have done, this was 1:2, m is to n. This x1, y1 is 5:2, and this x2, y2 is 1, -3. So I mark the coordinates just as I have written the formula, and on the basis I have easily formed out the intersection point, that is x, y. This was it. That is 11,3, 1,3. How? X is equals to mx2 + nx1 / m+1. So what is m1? What is x2? 1. So 1 × 1, wrote here. Then plus nx1. What is n2? x1 is 5. 2 × 5, 10. Wrote here. Divided by m plus n. M plus n, 1 + 2, 3. It is a proportion. So 1 + 10/3 becomes 11/3. Proportion is 1:2. So therefore I have just added 1 + 2, 3 in the denominator. Then comes the value of y. Y is m/2. m/2, that is m1 × y2 -3. So 1 × -3 becomes -3. Then ny1. What is n2? y1 is 2. 2 × 2, 4. Divided by m plus n. That is 1 + 2, 3. So it becomes 1/3. So what is this coordinate? 11/3, 1/3. This is the value of this intersection point, first intersection point, which divides this line in the internal ratio 1:2. It becomes 11/3, 1/3. तो पहला पार्ट हमने निकाल लिया यार। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, x = 2। दूसरा पार्ट कहीं बाहर लाई करेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट कहीं बाहर लाई करेगा। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बाहर लाई करेगा दूसरा पार्ट,
और जो पहले पॉइंट से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी उसका प्रोपोर्शन होगा 1, यानी इस पॉइंट से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी उसका प्रोपोर्शन होगा 1, और जो इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी उसका प्रोपोर्शन होगा 2। ठीक है यार, तो अब इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि लाइन को इस तरफ एक्सटेंड करें या लाइन को उस तरफ एक्सटेंड करें? मैं तो कहूँगा लाइन को उस तरफ एक्सटेंड करो। क्यों? क्योंकि अगर लाइन को मैं इस तरफ एक्सटेंड करता हूँ, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ कहीं मिला मुझे x, y, तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? 1 हो रही है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 होगा और ये 1 होगा। ये किसके लिए हो गया? ये तो था, ये वाला था किसके लिए? इंटरनल के लिए था। ये वाला किसके लिए हो रहा है? एक्सटर्नल के लिए हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार लिखा है कि एक्सटर्नली भी 1:2 के रेशियो बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से शुरू होके पहला पॉइंट यानी जो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट, तो उसकी इस पॉइंट से लेके जो डिस्टेंस है वो 1 प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा गड़बड़ है। ये वाला प्रोपोर्शन 1 है, ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शन दूसरा है वो पूरा 2 जाएगा यहाँ, ठीक है, पूरा 2 जाएगा। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है इससे लेके वो पॉइंट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो 1 प्रोपोर्शन का हो गया। तो ऑब्वियसली बात है दूसरे वाले पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। यानी अब ये पूरी लाइन ट्वाइस हो जाएगी किसके? इस लाइन की। यानी ऑब्वियसली बात है ये जो है वो इस पूरी लाइन का एक्स वाई और जो 1, -3 को कनेक्ट कर रही है इसका मिड पॉइंट है। तो इस बेसिस पे अगर आपको x, y का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो किस फॉर्मूले पे आ जाएंगे? ये तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझाने के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से पहले पॉइंट यानी 5,2 से बाहर से जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी डिस्टेंस का प्रोपोर्शन 1 है। फिर दूसरे पॉइंट से यानी 1, -3 से बाहर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी डिस्टेंस का प्रोपोर्शन 2 है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, ये छोटी है, तो लाइन इस तरफ एक्सटेंड होगी, तो मैंने उस तरफ एक्सटेंड कर दी, ठीक है। तो अब ये 1 प्रोपोर्शन है, ये पूरा 2 प्रोपोर्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 5/2 1, -3 और x, y का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट हो जाएगा तो सीधे सीधे लिख सकता हूं कि यार इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बताता हूं, 7। इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9, 7। कैसे बताया मैंने? क्योंकि यार अगर ये वाला 5/2 इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है ये x + 1/2 = 5 हो जाएगा। तो अगर x + 1/2 = 5 हो जाएगा तो x 9 हो जाएगा। और सिमिलरली ये 2 किसका हो जाएगा? y -3/2 का आधा। तो y -3/2 अगर 2 हो रहा है तो y कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको 9,7 लिखा है। हालांकि अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला और ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये सेम है। क्यों सेम है अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। x क्या कह रहा है? mx2 - nx1 / m-1। x लिखता हूँ मैं। mx2 m क्या है? 1 है। x2 क्या है? 1 है, ठीक है, -nx1, ठीक है। तो अब ये m क्या है? 2 है। x1 क्या है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? -2 × 5। पहला ये किसके बराबर है? अपॉन m-1। m-1 यानी 1 - 2 तो ये हो गया 1 - 10 यानी -9 अपॉन -1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 9 मिल गया, जो पहले हमने निकालना था। y पा जाते हैं। y में क्या हो जाएगा? देखिए m/2 - n/1। m क्या है? 1 है। y क्या है? 3। तो 1 - 3 1 × -3 -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है आपका -n/1, ठीक है, -n/1। तो n क्या है? 2 और तो 2 लिखा आपने, और y2 क्या? y1 क्या है आपका? y1 भी 2 है, तो ये भी 2 लिख दिया आपने। और नीचे क्या लिखेंगे? 1 - 2 क्योंकि m -1 है। तो -3 - 4 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और नीचे -1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है यार। तो आपने जब ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया तब भी ये 9,7 आ रहा है x और y की वैल्यू, और जब मैंने सीधे मिड पॉइंट वाले मेथड से निकाला तब भी 9,7 आ रहा है निकल के। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो एक्सटर्नली पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो क्या है? 9,7 है। जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो क्या है? 11/3, 1/3।
So friends, what I have done here, when I need to find out the point which when externally divides this line joining 1 comma minus 3 and 5 by 2 gives a ratio 1:2, then in that case the first point, that is 5 comma 2, and that point x comma y, which is dividing the line externally, the distance of that point from 5 by 2 has the proportion 1, and the distance of the second point 1 comma minus 3 to the point that is dividing externally has the proportion 2. So obviously if this point is less far away when compared to this point, then we have to extend the line in this direction. So I have extended the line in this direction. Okay friends, and I suppose this is the point x comma y. Now the proportion is 1:2, that is 5 comma 2 to x comma y becomes 1 proportion, and the proportion of this point to this point becomes 2. So obviously the distance between 5 comma 2 and x comma y is half of the distance between 1 comma minus 3 and x comma y. So obviously this 5 comma 2 becomes the midpoint of x comma y, midpoint of the line joining x comma y and 1 comma minus 3. So in order to find out the value of this point x, I will simply do x plus 1 by 2 is equals to 5. That will bring out the value of x as 9. Or I will do y minus 3 upon 2 is equals to 2. That will bring the value of y is equals to 7, and then this value will become 9 comma 7. But even if you are not comfortable solving this question in this manner, what you can do is you are going to apply this formula. X is equals to mx2 minus nx1 upon m minus 1, and y is equals to my2 minus n by 1 upon m minus 1. Now I am going to solve this formula here, external one. X is equals to mx2 minus nx1. What is m? 1. 1. What is x2? 1. So 1 into 1, 1. Minus nx1. What is n? 2. x1, 5. 2 into 5, 10. Minus 10 I have done. 1 minus 10 upon m minus n. So m is 1, n is 2, 1 minus 2, minus 1. So minus 9 upon minus 1 becomes plus 9. So this x becomes plus 9. Then next, what is the next? The next is, I have to find out the value of y. Y is equals to m by 2 minus n by 1. So what is m? 1, by 2, minus 3. 1 into minus 3, minus 3. In the basic it is also 1 minus 2 again, because m minus n is there. And then what is minus of n by 1? N is 2. y1 is 2, so 2 into 2, 4. So minus 3 into minus 3 minus of 2 into 2, that is minus 3 minus 4 upon 1 minus 2. So it becomes minus 7 upon minus 1, which becomes 7. So what is the value of this x comma y? 9 comma 7. So by the first method I also find it out 9 comma 7. By this method I also find it out 9 comma 7. So that point which is externally dividing this line into the ratio 1:2 is 9 comma 7, and that point which is internally dividing this line in the ratio 1:2 becomes 11 comma 3 comma 1 comma 3. So internal 11 comma 3, 1 comma 3, external 9 comma 7. And this is our answer. ठीक है फ्रेंड्स, अब यार एक क्वेश्चन और देखते हैं. एक क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे आपको मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट समझाना है. इसी चीज पे एक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है. आपके ब्लॉग में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, उसको देख लीजिए. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 2, 6, 4. ठीक है. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 2 एंड 6, 4. ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है. कोई लाइन है, बना लेते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स में. 3, 2 मान लीजिए 3 ये है, 2 ये है, तो ये 3, 2 हो जाएगा. 6, 4 मान लीजिए 6 ये है, 4 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 6, 4 हो जाएगा. तो ये 3, 2, 6, 4 को आपने जोड़ दिया. ठीक है. तो अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है यार, मिड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट बना देंगे, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका प्रोपोर्शन 1 है और इसका प्रोपोर्शन भी 1 है. ठीक है यार, आपको समझना है कि ये पॉइंट 3, 2 है, ये पॉइंट 6, 4 है. ठीक है. इस लाइन को आपने ज्वाइन किया और लाइन का मिड पॉइंट मान लीजिए आपने ये मान लिया. तो अगर ये लाइन का मिड पॉइंट मान लिया तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट इस लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस 1 हो जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस 1 हो जाएगी. इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे m/n क्या हो रहा है. ये हो रहा है 1:1.
ठीक है। तो अब ये अगर m/n 1:1 हो रहा है तो आप x2 x1 की जगह तो ये वैल्यूज लिखिए, x2 x1 और y1 y2 की जगह, और m और n की जगह 1 1 लिखिए। तो अब अगर आप इनमें m की जगह m और n की जगह 1 1 लिखेंगे तो x क्या बन जाएगा, x तो बन जाएगा x1 + x2/2, क्योंकि m और n तो 1 1 ही है। और y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा y1 + y2/2। और इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो x1 + x2 क्या है, 6 और 3 यानी 9/2, 6 + 3/2 और 4 + 2 6/2 यानी 3। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 9/2 को बचा, 3 और 6 को जोड़ दिया x1 + x/2, x1 + x2/2, और 2 और 4 को जोड़ दिया क्योंकि y1 + y2/2, और अपनी कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गया, 9/2, 3। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स वही है जो मैंने अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन में किया, जिसमें मैंने आपको सीधे 5/2 को मिड पॉइंट मान लिया और दोनों पॉइंट्स को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके निकाल दिया आंसर 9/7। वो कैसे किया था, वो मैंने इस कांसेप्ट से किया था, क्योंकि फिर फॉर्मूला ही बदल गया, m और n की वैल्यू बदल गई, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2। अच्छा ये मत कंफ्यूज होइएगा, तो वहाँ पे मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा था और यहाँ पे मैं इंटरनल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करिएगा। मिड पॉइंट का कंसेप्ट, वहाँ पे वो जो 5/2 था वो 9/7 वाले पॉइंट को, ठीक है, और इधर 1, -3 वाले पॉइंट के लिमिट पॉइंट था, इसलिए मैंने सीधे प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। यही कंसेप्ट था। कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इन दिस सोशल। So friends, I have again explained the English form 3,2, 6,4. Okay, I have to find out the midpoint of the line joining these 2 points. So I plotted it on the coordinate axis. This is 3,2. This is 6,4. Now, in this case, I suppose this is the internal point that I have to find out. I mark it as x, y. Now, if it is the midpoint, then the distance of x, y from 3/2 has proportion 1, and the distance of x, y from 6,4 has the proportion 1. So the proportion becomes 1:1 if it is a midpoint. So what will m/n become? m/n will also become 1:1. So I'm going to substitute this value m and n as 1 1 in this equation, mx2 + nx1/m+1 and my2 + ny1/m+n. So x1 x2 y1 y2 it becomes the same, and m and n becomes 1 1. So the equation will change, the formula will change to something like this: x is equals to x1 + x2/2 and y becomes y1 + y2/2. Okay friend, and now applying this formula I can simply say that the value of this x and y will be 6 + 3/2 9/2 and 4 + 2/2, that is 6. I have done the same thing in the previous question. In the previous question, that point 5/2 was the midpoint of the line joining the point -1, 3 and that point x, y, which was calculated as 9/7. And then there I simply used dividing that point x plus minus x of +1/2 is equals to 5 I have done, and then I have done x of -3 by y of -3/2 is equals to 2, which came out as y is equals to 7, and I got the point as 9,7. I directly used this formula there. Don't be confused with the thing that I was solving about the external division and this you are taking the internal division. Just look at the concept. When the 5/2 became the midpoint of the line joining 1, -3 and x, y, then it became one case of internal division, and this formula I applied there. Just have a look at the concept and you will be clear about it. Okay friends, you have to listen to these videos by repeatedly listening to them, otherwise you will get confused. Okay, now what we are going to discuss? We discussed 2 formulas. First was the distance formula, second was the section formula. Now friends, I'm going to look at one thing. This is one more question here. Okay. The next question is, find the area of the triangle. Question number 4. Find the area of the triangle whose vertices are 1, 3, -7,6 and 5, -7. I have to find out the area of this triangle. Now, in order to find out the area of this triangle, I will first tell you a generalized formula, which you can memorize. However, I never have memorized this formula. I have just solved it, by my own. तो फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 1, 3, -7,6 एंड 5, -1, और इन 3 वर्टिसेस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। ठीक है,
तो अब क्या है कि इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बनाऊंगा और उस फॉर्मूले को मैं बाकायदे प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप उस फॉर्मूले को रट लो, ठीक है, या फिर आप इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। और अगर आप समझ लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने तो कभी फॉर्मूला नहीं रटा है, मैंने हमेशा इसको समझ लिया है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। फॉर्मूला क्या है यार, उसके लिए एक काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये ट्राइंगल बना लिया, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, इसको x3 y3 बोल दिया। तो क्या होता है कि अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया कुछ ऐसा होगा 1/2 विद इन ब्रैकेट। अब ये डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा कैसा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, और ये होगा इस ट्राइंगल का एरिया। सोचिए कि ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट इसके लिए आपको मुझे प्रूफ बनाना पड़ेगा, थोड़ी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, फिगर बनाना पड़ेगा, लंबा काम है। तो ये मैंने कैसे लिखा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताऊँ, क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा टाइम भी लेके जाएगा और आपके लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपका ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्रूविंग कर दी है, तो उसमें कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, बोले इतनी प्रूविंग की ज़रूरत ही नहीं है यार। तो ठीक है, फिर मैंने इसको सीधे सीधे आपको बता दिया कि ये है, प्रूविंग नहीं बताई है। किसी को अगर अलग से जाननी हो तो आप मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लॉग पे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, 1/2 तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो पहले आप x1 मानेंगे, तो x1 लिख दीजिए, और विद इन ब्रैकेट क्या मानेंगे, पहले तो y2 × 1 और माइनस ऑफ y3 × 1, पहला आप ये करेंगे। फिर दूसरे में आप एक माइनस साइन लगाएंगे और x2 लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में माइनस साइन लगता है, यानी x2 माइनस वाले लिखेंगे। और जब ये x1 किया था तो हमने क्या किया था, हमने इस रो को और इस रो को काट दिया था। x1 किया था तो हमने इस रो को x1 के दोनों परपेंडिकुलर, x1 के परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, y1 1 है, यहाँ पे क्या है x2 x3 थी, ये रो भी हटा दी, ये वाली रो हटा दी, ये वाला कॉलम हटा दिया, यानी r1 हटा दिया, इसको आप r1 बोल लो, r2 बोल लो, r3 बोल लो, इसको c1 बोल लो, c2 बोल लो, c3 बोल लो। r1 r2 r3 क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये c1 कॉलम है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया, कॉलम 1 और r1 में वैल्यू लिखी थी, x1 लिख दी, और विद इन ब्रैकेट के लिए आपने कॉलम 1 के अराउंड के सामने x1 x2 x3 तीनों को हटा दिया, x1 y1 1 जो r1 के सामने उसको भी पूरा हटा दिया, बचा क्या, y2 1 बचा, y3 1 बचा। तो उसको आपने क्या लिख दिया, y2 माइनस y3, y2 × 1 माइनस y3 × 1, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन किया और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस कर दिया। उसके बाद आपने जब r2 में x को देखा तो उससे पहले ही माइनस साइन लगा दिया। ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है। और जब r2 में आपने माइनस x2 लिया तो r2 के परपेंडिकुलर क्या है, एक तो ये वाली रो काटेंगे आप x2 y2 1 वाली, और एक सीधी रो इसकी काटेंगे जिसमें x1 और x3 भी, तो बचेगा क्या, y1 1 बचेगा, y3 1 बचेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, y1 × 1 माइनस y3 × 1, ये करेंगे। फिर तीसरा आप क्या लेंगे, तीसरा आप x3 लेंगे, x3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और x3 के परपेंडिकुलर रो कौन सी है, x3 y3 1 वाली, और एक कौन सी है, x1 x2 x3 वाली। तो बचेगा क्या, y1 1 बचेगा, y2 1 बचेगा, तो y1 × 1 हो जाएगा माइनस y2 × 1 हो जाएगा। ये हो जाता है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 लिख दीजिए, इस माइनस साइन को अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, और प्लस ऑफ x3 वैसा का वैसा y1 माइनस y2 हो जाएगा। और इस पूरे को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये हमने क्या प्रूव किया, ये हमने प्रूव किया कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखा है, तो उनकी मदद से हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। तो बुक्स में आपके सामने ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा, x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 × y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपके सामने बुक्स में लिखा होगा, ठीक है यार। और मैंने कभी फॉर्मूले से याद नहीं किया, क्योंकि मुझे यार डिटर्मिनेंट में सीधे सीधे सॉल्व करता हूँ, मैं सीधे सीधे डिटर्मिनेंट लिखता हूँ और उसके बेसिस पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा था, फॉर्मूले से भी सॉल्व करूँगा, मैं डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करूँगा।
ठीक है, देखते हैं क्या दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। अभी तक तो मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, चेक कर लेते हैं। तो एक क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 1,3 -7,6 और 5,-2। अब यार मैं इसको प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, क्या जरूरत है प्लॉट करने की, हमको सीधे सीधे सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करो आप, इसको मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, 1 3 1 लिखूंगा, -7 6 1 लिखूंगा, 5, -1 1 लिखूंगा, ये डिटरमिनेंट होगी, बाहर 1/2 लगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं मेरे तरीके से। 1/2 लिखा, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, पहले तो आया x1 ये वाला, तो ये x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 के सामने लिखा हुआ है 1 लिख दिया। अब 1 की रो में 1 3 1 है, हटा दिया। 1 की कॉलम में -7 5 है, हटा दिया, तो बचा क्या, 6 1 बचा, -1 1 बचा, तो 6 × 1 6 हो जाएगा, -1 × -1 -1 हो जाएगा। ये पहला ब्रैकेट लिखा। उसके बाद अगले में क्या करूंगा, अगले में -7 आ रहा है, तो -7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। और इसके सामने जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो इसके सामने वाली रो है 6 1 हट जाएगी, 1 5 है वो भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 1 बचेगा, -1 और 1 बचेगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और -1 × -1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। अगला आप लिखोगे +5, ठीक है, विद इन ब्रैकेट +5 के परपेंडिकुलर क्या है, -1 और 1 है, +5 के इधर परपेंडिकुलर क्या है, -7 और 1 है, यानी थर्ड रो 5 वाली रो 5 -1 1 वाली भी उड़ जाएगी, कॉलम भी उड़ जाएगा, 5 और -7 1 वाला, बचेगा क्या, 3 1 6 1, तो क्या जाएगा 3 × 1 -6 × 1, जैसा हो जाएगा। पूरा बंद कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये 1/2, 6 of -1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +7 × 4 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और 5 × -3 क्या हो जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 + 2, 28 + 7 कितना होता है, 35, 35 - 15 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल से हमने इसको सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, द क्वेश्चन वाज गिवन टू मी दैट द 3 coordinates of the the 3 vertices of the triangle, the coordinates are 1,3 -7,6 then 5,-1. This is being given to me. Okay, now looking at this thing, if 1,3 -7,6 and 5,-1, I used to solve it by the determinant. First I will solve it by determinant, then I will solve it by the formula, and let's see the answer matches, the answer will match. But I normally solve the question by the determinant. I find it easy. So I denoted 1/3 x1 y1 -7,6 x2/2, 5,-1 x3/3. So 1 3 1, the same form, -7 6 1 and 5 - 1 1. Outside 1/2. 1/2, 1 I wrote outside. The column 1, that is -7,1 -7 5 vanishes, 1 3 1 vanishes. What is remaining, 6 1 -1 1. So 6 × 1 -1. So 6 of -1 becomes 7. Then plus of 7, this is -7, but I wrote here -2, minus of x2, so minus of -7 becomes +7, and within bracket -7 6 1 perpendicular row vanishes, -7 1 5 column vanishes. What is remaining, 3, 1 and -1, 1 is remaining. So 3 × 1 minus of -1, so becomes 3 + 1. So this becomes 7 × 3 + 1. Then comes third, +5. So perpendicular to +5 is -1 1, and here perpendicular is -7 1. So this vanishes. Remaining is 3 1 6 1. So it becomes 3 × 1 minus of 6 × 1. So 3 - 6. So what it is, 1/2, 6 + 1 7 into 7 + 4 28 plus of 5 × -3 -15. So 7 + 20 is 35, and when we subtract 15 from it, it is remaining 20. So 1/2 × 20 becomes 10, and 10 becomes the area of this triangle. This is how I solve it. Now we are going to solve it by the formula. Solving by the formula will give something like this. Let's see, x1 is 1, within bracket y2 - y3, y2 - y3, 6 minus of -1. Okay, then plus of x2 is minus of 7, and next bracket is y3 - y1. So what is y3 - 1? y3 - 1,
minus 3. Okay, then plus x3. What is x3? 5. Within bracket y1 minus y2. y1 is 3 and y2 is minus 6. Let's solve it. 6 minus of minus 1 becomes plus 7. And we have to also divide it by 2 because the formula says divide by 2. Plus minus 7 or minus 1 minus 3 is minus 4. So minus 7 into minus 4 becomes 28. And then 5 into minus 3 becomes minus 15 divided by 2. 35 minus 15 divided by 2 becomes 20 by 2. Answer is 10. So what is the area of this triangle? The area of this triangle comes out as 10. So the answer is 10. तो फ्रेंड आपको क्या मिल गया आंसर? 10 मिल गया। हमने क्या किया यार, इसको हमने इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग धीमे चल रहे हैं, लेकिन धीमे चलना भी जस्टिफाइड है अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट से मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 4, 6, 4 एंड 2, 0 ये निकालना है। ये 3 वर्टिस दे रही है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। अब यार सेंट्रॉइड के लिए एक चीज़ याद रखिए कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस कुछ ऐसे हैं, x1 y1, x2 y2, y3। तो मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड ये है G। सेंट्रॉइड क्या होता है? जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ लाई करती है। जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका सेंट्रॉइड होता है, कहते हैं उसे। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है किसी भी फिगर की या किसी भी ऑब्जेक्ट। तो इस ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट G पर लाई करेगी। और ये G क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो इस G की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? इस G की वैल्यू आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए G के कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है इसके। तो इसमें ये जो x, y है, इसमें x हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 2 y3, 4 प्लस 4 प्लस 0 y3, क्या बन गया? 10 by 3, 8 by 3, आपका आंसर हो गया। So friends, by the question number 5, I am going to tell you a concept, a simple concept. The concept is something like this: that if there are 3 points 2, 4, 6, 4 and 2, 0, these are the 3 coordinates, and on the basis of these 3 coordinates, I have to find out the centroid of this triangle. So if there is a triangle which has coordinates as x1, y1, then x2, y2, then x3, y3, and the centroid is G, that is x, y, then the x will become x1 plus x2 plus x3 by 3, and y will become y1 plus y2 plus y3 by 3. This G is the centroid, that is the point of intersection of the medians, that is the center of gravity, that place where the center of gravity of the original figure lies. So, calculating it, 2 plus 6 plus 2 by 3 becomes 10 by 3. Similarly, it becomes 8 by 3, 4 plus 4 plus 0 by 3. So, the coordinates is 10 by 3, 8 by 3. Okay friends, so this I told you about the centroid. Now I will tell you about the incenter. अब यार incenter वाला देख लेते हैं। बहुत इजी सा है, इसका मैं आपको केवल फॉर्मूला बता दूंगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें कंसेप्ट है, जो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये पॉइंट x1 y1 है एज यूजुअल, ये पॉइंट x2 y2 है, ठीक है, और ये पॉइंट x3 y3 है। इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री का कन्वेंशन क्या बोलता है कि इस a पॉइंट के जो अपोजिट वाली लाइन है, इसकी लेंथ को क्या मानूंगा मैं? स्मॉल a मानूंगा। फिर अगला कन्वेंशन बोलता है b के अपोजिट वाली साइड की लेंथ को b, इसे c। तो ये लेंथ a हो गई, ये लेंथ b हो गई, ये लेंथ c हो गई। अब मान लीजिए इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया,
और उस सर्किल का सेंटर है ये, मान लीजिए आई है, ठीक है। इस सर्किल के अंदर एक सेंटर ड्रॉ किया है और उसका जो पॉइंट है वो आई है, और इस आई को आप मान लीजिए एक्स कॉमा वाई। अब मुझे इस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। इस एक्स की वैल्यू होगी इस ये पॉइंट ए, और इसके अपोजिट एक्स का एक्सिस कौन सा है, एक्स का कोऑर्डिनेट कौन सा है, x1 है, एब्सेसी का x1 है तो ax1 प्लस ये पॉइंट लीजिए b, इसके अपोजिट क्या है, x2 है तो bx2 प्लस ये साइड लीजिए c, इसके अपोजिट क्या है, x3 है तो cx3, और डिवाइड किससे करेंगे, a प्लस b प्लस c से। ये क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी एब्सेसी का की। सिमिलरली अगर आप उसको आपको इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है तो आप कैसे निकालोगे, ये पॉइंट a, इसके अपोजिट y1 तो क्या हो जाएगा ay1, ये b, इसके अपोजिट y2 तो ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ by2, ये c, इसके अपोजिट y3 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एब्सेसी का और ऑर्डिनेट x और y की वैल्यूज। क्या फिर से बता दे रहा हूँ। In this triangle A, these are the three coordinates, three vertices coordinates x1, y1, x2, y2, and x3, y3. As simple as that. Now, I have marked them as A, B, and C. Now, according to the convention that we take in geometry, opposite this vertex A, I suppose the length of the side BC as small a. Opposite this vertex B, I assume the length of this side CA as small b, and on similar logic, the length of this side is AB as small c. Now, if this is a circle which is drawn inside this triangle touching all the three sides, it becomes an incircle, and the center of this incircle becomes the incenter, and I suppose the coordinate of this incenter is x comma y. So if you have to find out this x comma y, that is the abscissa and the ordinate, x becomes this a and opposite to this is x1, so x1 plus this is b, opposite to it is x2 plus bx2, this is c, opposite to it this is x3 plus cx3 divided by a plus b plus c. This is the way of learning it, and y becomes similar logic, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. So this is the formula for finding out the coordinates of the incenter. So I told you the formula of finding out the coordinates of the centroid. I told you the formula for finding out the coordinates of the incenter. I will also tell you the method to calculate the coordinates of the circumcenter, and I will also tell you the method to calculate the coordinates of the orthocenter. But that will be after some time. Now we will come to the core concept of this chapter, that is coordinate geometry. First of all, we need to learn collinearity, and in order to learn collinearity, we need to learn what is slope. What is the slope of a line? Okay, friends? Now, in order to find out the slope of a line, suppose this is a coordinate axis. Obviously, this is x-axis, y-axis, and I suppose here is one point x2, y2. I joined it with this x1, y1. Now this is 2 points. I need to find out the slope of this line. Friends, अब मैं कुछ important concepts के बारे में बात करूँगा coordinate geometry के। ये आपके सामने coordinate axis बना हुआ है, x axis और y axis मैंने आपको दिखा रखी है। आपको 2 points मार्क कर दिए, x1 y1 मार्क किया है और x2 y2 मार्क किया, और मैंने इस लाइन पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बना दी। अब मुझे पता करना है यार कि इस लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है, स्लोप को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, कैसे आया ये, देखते हैं कैसे आया। स्लोप को कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं tan थीटा। किस हिसाब से, मान लीजिए आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और ये जो एंगल थीटा, ये लाइन किस एक्स एक्सिस से बना रही है, तो अब आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींच दीजिए और इसको बोल दीजिए एंगल थीटा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यानी कि इस ओरिजिनल लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता, अब वो किसी इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करती और उससे थीटा एंगल बनाती, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स से पैरेलल एक लाइन से भी वो थीटा एंगल बना रही है। ठीक है,
और मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्लोप इज tan थीटा, स्लोप क्या डिनोट कर रहा हूँ m है, m इज tan थीटा। कौन से हिसाब से tan थीटा देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है स्लोप का, ये स्लोप का फॉर्मूला आपको बहुत जगह दिखेगा, इसको 2 पॉइंट स्लोप बोलते हैं। कौन से 2 पॉइंट, x1 x2 x1 y1 और x2 y2 कनेक्ट करने वाला, ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह दिखेगा। ये स्लोप का फॉर्मूला कब दिखता है, जब आपको बताया जाए कि 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं, x1 है और x2 y2, x1 y1 है x2 y2, यही 2 पॉइंट्स मैंने आपको बनाए हैं और स्लोप का फॉर्मूला ये दिखता है। कैसे है ये फॉर्मूला, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये लाइन कीजिए आपने, अब आप इस लाइन को यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, इसका x2 y2 है, ये पॉइंट क्या होगा, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, ये पॉइंट होगा 0, y2, ये पॉइंट क्या होगा 0, y1, ये पॉइंट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, x2, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1, 0। इतने पॉइंट्स निकालिए मैंने। अब अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, कौन सी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, इतनी लेंथ निकालनी है। तो यार ये तो x एक्सिस के पैरेलल है और ये कोऑर्डिनेट पूरा कितना है, x1 है, और इतना पूरा कितना है, x1 है, इतना कितना है, x2 है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2। कुछ नहीं किया, ये पूरा कितना है, x1 है, ये इतना कितना है, x2 है, तो आपने x1 माइनस x2 कर दिया तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट y1 है, इतना पूरा डिस्टेंस y1 है और इतना डिस्टेंस y2 है, तो ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2, और ये एक 90 डिग्री, ठीक है, कुछ नहीं है, ये पूरा डिस्टेंस इसके पैरेलल है, तो ये पूरा y1 है, तो ये भी पूरा y1 है। सिमिलरली अगर ये पूरा y2 है तो ये भी y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको थीटा नजर आ रहा है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे y1 माइनस y2 है, बेस क्या है, x1 माइनस x2 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। इसमें आप ऊपर नीचे साइन चेंज भी कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, y2 माइनस y1, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा x2 माइनस x1, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, वो दोनों माइनस साइन आपस में कट कर देंगे, वैल्यू आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। और इसी बेसिस पे आपसे बोला जाता है कि 2 लाइंस अगर x1 y1 को x2 y2 से आप कनेक्ट कर देंगे तो स्लोप कुछ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि थीटा एंगल है और स्लोप को मैंने क्या बोला है, tan थीटा, यानी कि वो एंगल जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस से बना रहा है। तो tan थीटा कितना निकल के आ गया, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, वो आपने चेंज कर दिया साइन, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बन गया, ऊपर नीचे साइन काट के, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये फॉर्मूला अक्सर हमको नजर आता है स्लोप का, तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बता दिया स्लोप का। ये m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्यों हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्लोप की पहली प्रूविंग हमने करी है, जो कि जो 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप लिखते हैं उसकी प्रूविंग कैसे होगी। तो फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स दैट आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो इज दैट आई हैव टोल्ड यू to find the slope of a line which is found by connecting 2 coordinates x1 y1 and x2 y2. So this is the line x1 y1 and x2 y2. Now if we are going to extend the line and if this line cuts the x-axis at some point, say this point, so this extended line is making an angle of theta with this x-axis. So obviously if we are going to draw a line parallel to x-axis passing through this point, this line parallel, so this original line will make with this parallel line angle theta, because this line when extended is making with x-axis theta angle, so obviously with this parallel line this line will also make angle theta. Okay, now after making angle theta I drew a perpendicular from this point to the x-axis, so this is perpendicular, and this from this point I drew a perpendicular here and I extended this parallel line. So the intersection of this perpendicular and this parallel line to x-axis is this point, and you can see a right angle triangle is formed here. This is the right angle triangle because this is 90 degree and this is theta, which I have assumed, and I have told you that tan theta is the slope. Okay, now what I am going to do, I mark some vertices here. This
vertex, this vertex, this point. Vertices are these three, and these are the points that I have marked. Now what will be the coordinate of this point? x2, 0. Okay, why? Because this is x2, y2, and this is on the x-axis, so y coordinates becomes 0, so x2, 0 is the coordinate. Here, this coordinate becomes x1, 0. Similarly, this coordinate becomes 0, y2, and this coordinate becomes 0, y1. Okay, friends? So, on this basis, you can say that the distance from here to here is y1. Why? Because the coordinate is 0, y1. Distance from this origin to this point is y1. And this line is parallel to this line because this is also perpendicular and this is also perpendicular. So the distance of this line also becomes y1. Then, what is the distance of this much? This much distance becomes y2. Because this is a perpendicular line. So this much distance also becomes y2. So if the total is y1 and this much is y2, this much becomes y1 minus y2. So I have written here the value as y1 minus y2. Okay, friends? Then after that, what I have done? This much distance is x1 and this much distance is x2. Y is written here. The coordinate is x2, 0. This distance becomes x2, and here the coordinate is x1, 0. So this much distance between this point origin and this point becomes x1. So what will be the remaining distance? The remaining distance, this will be x1 minus x2, which is this one. This thing and this thing is the same. Okay. So this base of this right angle triangle becomes x1 minus s2. The height of this right angle triangle becomes y1 minus y2. And tan theta is equals to perpendicular upon base. For this is the perpendicular and this is the base. So if tan theta is equals to perpendicular upon base, this will become y1 minus y2 upon x1 minus y2, which I have placed here. Take a minus sign common from the numerator and take a minus sign common from the denominator. And cut out the minus point, you will get the value as y2 minus y1 upon x2 minus x1. Hence proved. This is the formula that we find in books. And it came out something like this, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, friends? So this is one thing which I discussed today. So I told you that the slope is tan theta. Okay. And in the terms of y1, y2 and x1, x2, it is something like this. Why it is like this, I have told you. Okay. I took the angle is tan theta. Now, next thing. आगे चलते हैं. एक चीज और, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है और लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी tan थीटा स्लोप होगा इसका लाइन का, लेकिन वो थीटा ये वाला होगा, ठीक है. यहाँ पे जब मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की थी तब थीटा ये था और यहाँ पे थीटा क्या है ऐसे, तो दिस इज थीटा, दिस इज नॉट, दिस इज थीटा. यानी कि आप इस पॉइंट से लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब नापेंगे तो वो थीटा हो. यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है. तो ये होता है तरीका आपका स्लोप फॉर्म करने का. स्लोप फॉर्म करने के लिए आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे एक्स एक्सिस से. अब अगले आते हैं. एक लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है. इसकी हमको पता करना है. तो मान लीजिए हमने बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब हमको इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है. तो यार इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता करनी है तो अब यहाँ पे क्या है कि आप इस लाइन में कहीं पे भी देखिए, ठीक है, आप इस लाइन में कहीं पे भी देखिए जो y कोऑर्डिनेट है कांस्टेंट, जो y कोऑर्डिनेट है कांस्टेंट. अब मान लीजिए ये डिस्टेंस है b, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू b. इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू b. क्यों इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू b? क्योंकि इस लाइन पे हर जगह पे y कोऑर्डिनेट b ही है. यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b. तो लाइन की इक्वेशन आपने क्या ली थी, y इक्वल टू b, ठीक है. क्यों? क्योंकि लाइन x एक्सिस के तो भाई पैरेलल है, ठीक है. तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और हर जगह y कोऑर्डिनेट कितना है, b है. तो लाइन की इक्वेशन आपने क्या ली थी, y इक्वल टू b. उसी तरीके से अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस करें,
मान लीजिए आपने एक ये लाइन ड्रॉ की और इसको ए माना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिस इज ए। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था, पहले ऐसे ड्रॉ किया था, इसको बी माना था, तो इसकी मैंने क्या बताई थी, वाई इक्वल्स टू बी, तो इसकी क्या हो जाएगी यार, ठीक है, ये a,0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका a,0 है, ये आपका ओरिजिन है और ये 0,b है। तो अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस लाइन पे हर जगह पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, इस लाइन पे हर जगह पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a। So friends, what I have told you in this thing, I have told you to find out the equation of a line that is parallel to x-axis and y-axis. So when I am talking about a line which is parallel to x-axis, sorry, which is parallel to y-axis, so x-axis. So this was the x-axis, and I talked about this line first. So this line is parallel to x-axis, and this much distance is b. So this coordinate becomes 0, b. Now the equation of this line will be y equals to b. Why it will be equals to y equals to b? Because on this line, at every point, the coordinate of y is 0. The coordinate of y is equals to b. The value of y on this line at every place, the value of y, that is the value of ordinate at this point, is always b. So if it is b, the value becomes y is equals to b. Similarly, for the equation of any line that is parallel to y-axis, that is parallel to this axis, suppose this is the line, and this much distance is a, so this coordinate becomes a,0. So in this case, the equation of this line will become x is equals to a. Why it will become x is equals to a? Because on every point of this line, the value of the abscissa, that is the x coordinate, is always a. So the equation will become x is equals to a. So what I have told you? I have told you the equation of lines that are parallel to x-axis and that are parallel to y-axis, only the equation will change according to this distance. That is the distance of the line which is parallel to x-axis from the original x-axis, and that is the distance of the point of the line that is parallel to y-axis from the y-axis. Okay, this distance a and this distance b will be the deciding factor in deciding the equation of the line that are parallel to x-axis or y-axis. Okay, this one thing we all discussed. Now, I am going to write general equation of a line. A general equation of a line is something like this: ax plus by plus c is equals to this. This is the first general equation. Second general equation is equals to y is equals to mx plus c. First is ax plus bx plus c is equals to 0, and the second general equation is y is equals to mx plus c. Now in my next video, we are going to understand in detail. This is a convention, this is normal form. Then I will tell you what is this a, b and c, what is this m, what is this c, what is this y. In this y is equals to mx plus c, m is the slope, c is the intercept on y-axis, and y and x are obviously the ordinate and abscissa. And here, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, c is the constant, that is basically the intercept. How? I will tell you in my next video. So thank you for watching my video. ये वीडियो देखने के लिए thank you friends. I hope आपको समझ में आई होगी. अगली बार में मैं कोशिश करूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म